हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कास्टिंग के डिफेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो कास्टिंग में बहुत सारे टाइप के डिफेक्ट आते हैं। इसके पहले मैंने वेल्डिंग के डिफेक्ट के बारे में भी एक वीडियो बनाया था। तो वेल्डिंग में मैंने लगभग 10-12 टाइप के डिफेक्ट के बारे में आपको बताया था। पर कास्टिंग की बात करें तो कास्टिंग में लगभग 70 to 80 टाइप के डिफेक्ट आते हैं। ठीक है, क्योंकि कास्टिंग में आप जो कास्टिंग का डिज़ाइन रहता है, जो कास्टिंग आप करते हैं उसका मेथड कौन सा है, उसके हिसाब से उसमें बहुत सारे टाइप के डिफेक्ट आ सकते हैं। जैसे कि कास्टिंग में आप सैंड कास्टिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करते हो। ठीक है, तो सपोज ये दोनों कास्टिंग प्रोसेस है, तो इन दोनों में जो डिफेक्ट आते हैं वो एकदम डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का डिज़ाइन जो है वो एकदम डिफरेंट रहता है और उसमें जो मटेरियल यूज होता है, जो मोल्ड आप बनाते हो, वो भी बहुत डिफरेंट रहता है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम कास्टिंग का पहले टर्मिनोलॉजी जानने वाले हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी मतलब कि कास्टिंग प्रोसेस कैसे होता है, उसमें जो मोल्ड आप बनाते हो वो उसका पार्ट कौन कौन सा रहता है वो देखेंगे। उसके बाद इसमें लगभग मेरे पास यहाँ पे 10 से 12 टाइप के डिफेक्ट है, वो हम देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कास्टिंग में 70 to 80 टाइप के डिफेक्ट रहते हैं, पर इसमें से लगभग 10-12 टाइप के डिफेक्ट है जो बहुत कॉमन है, वो मैं आज ये वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो भी अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कास्टिंग का बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है ये देख लेते हैं कि कास्टिंग प्रोसेस जो है वो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे एक सैंड कास्टिंग का मैंने फिगर लगाया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी कास्टिंग प्रोसेस होता है उसमें 90% जो कास्टिंग होता है वो सैंड कास्टिंग होता है। बराबर, तो कास्टिंग का जो भी प्रोडक्ट आपके सामने आए उसमें से 90% प्रोडक्ट जो है वो सैंड कास्टिंग से बना हुआ होता है। तो ये मेरे पास जो फिगर है ये सैंड कास्टिंग का फिगर है। इसमें अलग अलग ये नाम लिखे हुए, जैसे डाउन स्क्रू है, रनर है, यहाँ पे कॉप एंड ड्रैग है। तो ये सब क्या है ये हम पहले देख लेते हैं, तो ये आपको समझ में आ जाए। उसके बाद जो भी डिफेक्ट है उसमें ये वर्ड सपोज यूज हुआ है तो आपको समझ में आ जाए। इसके लिए पहले मैंने ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लगाया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्लास्क लिखा हुआ है। तो फ्लास्क क्या होता है? The flask is the box that contains the molding aggregate। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये ग्रे कलर का दिखाया हुआ है, ये मोल्डिंग एग्रीगेट है। ठीक है, मतलब इसमें मोल्ड भरा हुआ होता है। ठीक है, ये मोल्ड है जो कि सैंड का बना हुआ होता है। ठीक है, ये सैंड कास्टिंग है, तो ये जो मोल्ड है ये आपका सैंड का बना हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ये बॉक्स जैसा है, मैं ये कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये बराबर, ये जो बॉक्स में ये मोल्ड भरा हुआ है इसको फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्टिंग लाइन ऐसा लिखा हुआ है, तो दिस इज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ फ्लास्क दैट मेक्स द सैंड मोल्ड। ठीक है, तो ये जो आपका फ्लास्क बना है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है और यहाँ पे ये लाइन दिया हुआ है, ये बीच में ये लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये पार्टिंग लाइन इसको बोला जाता है और ये लाइन जो है वो फ्लास्क का दो पार्ट है उसको अलग करती है। और ये जो फ्लास्क का दो पार्ट है, ऊपर का पार्ट है उसको आप कॉप बोलते हो, COP कॉप, और नीचे का जो पार्ट है उसको ड्रैग बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे पोरिंग बेसिन ऐसा लिखा है, तो स्मॉल फनल शेप कैविटी एट द टॉप ऑफ मोल्ड इनटू ईच द मोल्टन मेटल इज पोर्ड। ठीक है, इनटू विच आएगा यहाँ पे, इनटू विच द मोल्टन मेटल इज पोर्ड।
ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिन है, इसको आप पोरिंग कप भी बोल सकते हैं, ठीक है, पोरिंग कप या बेसिन बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपका मोल्टन मेटल है वो पोर होता है, ठीक है, और यहाँ से पास होके यहाँ पे आपका मोल्टन मेटल है जाएगा, और ये आपका एक्चुअल पार्ट है जैसा आपको शेप चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्टन मेटल जहाँ से आप पोर करते हैं उसको बेसिन बोलते हैं या पोरिंग कप ऐसा बोलते हैं। उसके बाद रनर लिखा हुआ है, द पास वे इन द पार्टिंग लाइन थ्रू विच द मोल्टन मेटल रेगुलेटेड बिफोर दे रीच टू मोल्ड कैविटी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रनर है। रनर किसको बोलते हैं कि आपका जो मोल्टन मेटल है वो पास होके यहाँ से मोल्टन मेटल आपने पोर किया है, तो ये जो एरिया है बराबर जो पार्टिंग लाइन के ऊपर है जहाँ से आपका मोल्टन मेटल पास होगा उसको रनर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिन है, बेसिन में से आप मोल्टन मेटल पास करते हो और ये डाउन स्प्रू में जाएगा। डाउन स्प्रू जो है वो वर्टिकल एरिया होगा जहाँ से आपका मोल्टन मेटल है वो पास होगा, और वहां से रनर में जाएगा, और यहाँ पे गेट होगा। मैं गेट आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो एरिया है इसको गेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो मोल्ड कैविटी है वो मोल्ड कैविटी के आगे का जो एरिया है इसको गेट बोला जाता है, GAT गेट, ठीक है। मोल्ड कैविटी किसको बोलेंगे जहाँ पे आपका मोल्टन मेटल एक्चुअल में यहाँ पे पोर होगा, इसको मोल्ड कैविटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका रनर हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे राइजर लिखा हुआ है, तो राइजर किसको बोलेंगे? राइजर, इट इज द रिजर्वायर ऑफ मोल्टन मेटल प्रोवाइडेड इन कास्टिंग show that metal can flow back into the more cavity there is a reduction in volume of metal due to solidify, ठीक है। तो यहाँ पे राइजर दिया हुआ है, देखिए राइजर या इसको रिजर्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। राइजर क्या है कि आप जहाँ यहाँ से मोल्टन मेटल पोर करते हैं तो यहाँ से ये आगे जाएगा और यहाँ पे राइजर है वो भी फील होगा, ठीक है, राइजर फील होगा और यहाँ से आगे मोल्टन मेटल आपका मोल्ड कैविटी में जाएगा। तो मोल्ड कैविटी में जो मेटल होता है वो आपका सॉलिडिफाई होगा, तो सॉलिडिफाई होने के बाद वहाँ पे ये श्रिंक होगा, ठीक है। तो श्रिंक होगा, उसका वॉल्यूम है वो डाउन होगा, तो जो वहाँ पे जगह बचेगा तो वो जगह है वो फुल करने के लिए यहाँ से राइजर में, पहले राइजर में जो आपका मोल्टन मेटल है वो फिर से यहाँ से आपका मोल्ड कैविटी में आएगा, ठीक है। तो ये एक टाइप का रिजर्वायर है। तो जब भी मेटल सॉलिडिफाई होगा तो श्रिंक होगा, तो वॉल्यूम है वो कम होगा, तो वॉल्यूम फिलअप करने के लिए राइजर में जो मोल्टन मेटल है वो आगे आएगा ये एरिया में, ठीक है। तो ये राइजर का यूज है। उसके बाद यहाँ पे चिल्स लिखा हुआ है, तो चिल्स आर मेटालिक ऑब्जेक्ट विच आर प्लेस इन मोल्ड टू इंक्रीज द कूलिंग रेट ऑफ द कास्टिंग, ठीक है। तो ये एक टाइप का मेटालिक ऑब्जेक्ट है, वो सीधा ही आप मोल्ड जो है उसमें रख देते हो, और ये मेटालिक ऑब्जेक्ट है वो आपका कास्टिंग का जो कूलिंग रेट है, ठीक है, मटेरियल का जो सॉलिडिफाई होने का कूलिंग रेट है उसको इंक्रीज करता है। तो चिल्स का जो है मैंने फिगर में आपको आगे दिखाऊंगा किस टाइप का होता है। उसके बाद कोर करके है, तो आपको जब भी होलो पार्ट का कास्टिंग करना है तो कोर का यूज होता है, बराबर। तो कोर इज यूज इन कास्टिंग एंड मोल्डिंग प्रोसेस टू प्रोड्यूस इंटरनल होलो कैविटीज इन द फाइनल प्रोडक्ट। तो होलो प्रोडक्ट आपको कास्टिंग करना है तो उसके लिए कोर का यूज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कोर है, ये येलो कलर का जो दिखाया है ये आपका कोर है, बराबर। तो एक्चुअल जो आपका पार्ट है उसमें आपको बीच में कोई होल करना है, बराबर, ऐसे करके, तो यहाँ पे कोर जो है वो लगाया हुआ होता है। तो कोर जो है वो मोल्टन मेटल में मेल्टिंग नहीं होगा, वो इस टाइप का मटेरियल होता है कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है बहुत हाई होगा, तो इसके आगे पीछे यहाँ पे मोल्टन मेटल आएगा तो भी वो पिघलेगा नहीं, ठीक है।
और उसके लिए उसका सपोर्ट भी यहाँ पे रखा हुआ होता है। वो सपोर्ट कैसा होता है वो भी मैं आगे आपको फिगर में दिखाऊंगा। तो अभी के लिए ये जो कोर है वो बीच में होलो पार्ट जब आपको कास्टिंग करना है तो कोर का यूज होता है। यहाँ पे ये कोर दिखाया गया है, बराबर। तो इसके अलावा यहाँ पे कॉप एंड ड्रैग करके ये मैंने आपको पहले बताया। कॉप एंड ड्रैग जो है वो आपका जो भी फ्लास्क है उसका दो पार्ट है। ऊपर के पार्ट को कॉप बोलते हैं, नीचे के पार्ट को ड्रैग बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिक कास्टिंग का टर्मिनोलॉजी है। अभी आगे हम कास्टिंग के डिफेक्ट देखेंगे कास्टिंग में। ओके, अभी यहाँ पे और भी है टर्मिनोलॉजी। ये देखिए चैपलेट करके लिखा हुआ है। तो चैपलेट क्या है? इट इज यूज टू सपोर्ट कोर इनसाइड द मोल्ड कैविटी टू टेक कोर ऑफ इट्स ओन वेट एंड ओवरकम मिलर लोअरिस्टिक फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो चैपलेट है ये आपका जो कोर रहता है उसको सपोर्ट देने के लिए यूज होता है, बराबर। इसका भी फिगर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कोर जो है वो अपने ही वेट से ढह ना जाए, बराबर, उसके लिए चैपलेट का यूज होता है। उसके अलावा स्प्रू क्या है? तो यहाँ पे डाउन स्प्रू का मैंने आपको बताया। इट इज वर्टिकल कैविटी इन द मोल्ड्स टू फ्लो द मोल्टन मेटल फ्रॉम द पोरिंग बेसिन, बराबर। तो पोरिंग बेसिन में से आपका जो मोल्ड पास होगा वो वर्टिकल कैविटी में से पास होगा। तो वर्टिकल एरिया है उसको स्प्रू बोलेंगे या फिर डाउन स्प्रू भी आप बोल सकते हैं। वो कॉप एंड रेक की बात करें तो सैंड इज प्रेस अराउंड द टॉप सेक्शन ऑफ द पैटर्न कॉल्ड कोप, ठीक है। तो टॉप सेक्शन को कॉप बोलेंगे एंड बॉटम सेक्शन ऑफ द पैटर्न कॉल्ड ड्रैग, बराबर। तो बॉटम सेक्शन को ड्रैग बोलना है और टॉप सेक्शन है उसको कॉप बोला जाता है। उसके बाद अभी कास्टिंग डिस्कन्टिन्यूटी की बात करें तो सबसे पहला हमारा कास्टिंग का डिस्कन्टिन्यूटी है कोल्ड शर्ट करके है, ठीक है। तो कोल्ड शर्ट है वो कैसे आएगा? कोल्ड शर्ट इज अ डिस्कन्टिन्यूटी दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस विच इज सिमिलर टू लैक ऑफ फ्यूजन इन वेल्डिंग, ठीक है। तो जैसे मैंने वेल्डिंग में भी वेल्डिंग का वीडियो है उसमें बताया था लैक ऑफ फ्यूजन है वो कैसे आता है, वो सेम इसमें फंडा है। और कास्टिंग प्रोसेस में इसको कोल्ड शर्ट बोला जाता है। दिस कास्टिंग डिस्कन्टिन्यूटी अकर्स व्हेन मोल्टन मेटल इज पोर ओवर मेटल दैट हैज ऑलरेडी सॉलिडिफाई, ठीक है। तो ऑलरेडी सॉलिडिफाई किया हुआ मटेरियल है उसके ऊपर आप फिर से मोल्टन मेटल है वो पोर करते हो, तो पहले सॉलिडिफाई हुआ है और उसके ऊपर आप मोल्टन मेटल पोर करोगे तो दोनों के बीच आपका फ्यूजन नहीं होगा, बराबर, मतलब लैक ऑफ फ्यूजन होगा। इसको कोल्ड शर्ट बोलते हैं। whenever there is a temperature difference between molten metal within the mold cavity there is a possibility of discontinuity formation, बराबर। तो पहले से मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई मेटल है उसके ऊपर आप मोल्टन मेटल पोर करते हो तो दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस होगा, बराबर, मतलब कि मोल्टन मेटल है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये डिस्कन्टिन्यूटी आ सकता है। This defect is visible on the surface and sometimes is small enough to be ground or filled, but cold shut or lap can go deep enough to threaten the structural integrity of the casting। तो ये आपका टॉप मतलब सरफेस के ऊपर भी आपको दिख सकता है, पर कई बार डीप में भी जा सकता है, मतलब अंदर डेप्थ में भी ये डिस्कन्टिन्यूटी हो सकता है और आपका पार्ट का स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है उसको ये इफेक्ट करेगा, बराबर। तो कोल्ड शर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मैंने फिगर दिया हुआ है। ये आपका ऑलरेडी एक डम्बेल जैसा शेप है जिसका आप कास्टिंग करते हैं, बराबर। तो ओपन टू द सरफेस है ये, आप देख सकते हैं कोल्ड शर्ट जो है वो ओपन टू द सरफेस है। ऑलरेडी यहाँ पे सॉलिडिफाई मटेरियल है उसके ऊपर आपने ये मोल्टन मेटल यहाँ पे पोर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लैश मेटल है, मतलब कि आप मेटल फ्लो करते हो तो स्प्लैश मेटल की वजह से भी आपको
कोल्ड शट डिफेक्ट आ सकता है। उसके बाद हॉट टीयर्स करके डिसकंटिन्यूटी है। तो हॉट टीयर्स क्या होता है? हॉट टीयर्स occurs when thick and thin section of casting do not cool at the same rate, causing the metal to shrink too quickly, resulting in hot tears. तो जब भी आप कास्टिंग करते हो तो थिक एंड थिन सेक्शन के बीच में ये डिफेक्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों सेक्शन का थिकनेस वेरिएशन है, तो ये दोनों जो है वो जो सॉलिडिफाई प्रोसेस है मतलब कूलिंग प्रोसेस, तो उसका रेट सेम नहीं होगा, तो उसके बीच में ये डिफेक्ट आ सकता है क्योंकि मटेरियल जो है वो टू क्विकली श्रिंक होगा, बराबर। तो श्रिंक होने के कारण दो सेक्शन के बीच में ये डिसकंटिन्यूटी आपको मिल सकता है। राइजर्स आर यूज टू हेल्प एलिमिनेटेड दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बराबर। तो राइजर जो है उसमें रीजर वायर में ऑलरेडी मेटल है, तो तुरंत ही मटेरियल जो है वो पहुंच जाएगा जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है आपके मोल्ड कैविटी में, तो आपका ये टाइप का डिसकंटिन्यूटी है वो एलिमिनेट आप कर सकते हो। दिस डिसकंटिन्यूटी लुक्स लाइक अ क्रैक ऑलवेज लोकेटेड इन द कॉर्नर ऑफ थिक एंड थिन सेक्शन। तो थिक और थिन सेक्शन के बीच का जो कॉर्नर रहता है वहां पे आपको ये डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। दिस डिसकंटिन्यूटी also is formed due to temperature difference in molten metal within the mold cavity, बराबर। तो मोल्ड कैविटी में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण भी ये इंडिकेशन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सेम कास्टिंग है, तो ये जो पोर्शन है आपका ये थिक सेक्शन है और ये बीच वाला जो पोर्शन है ये थिन सेक्शन है, तो उसके बीच में यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी आपको मिल सकता है। ये जो है आपका हॉट टीयर्स इंडिकेशन है, इसको क्रैक भी बोला जाता है, ठीक है। हॉट टीयर्स या कास्टिंग क्रैक ऐसा भी बोलते हैं। इसके बाद जो डिसकंटिन्यूटी है श्रिंकेज कैविटी करके है। तो श्रिंकेज कैविटी अकर्स एट द मेटल कूल, बराबर, एज द मेटल कूल्स। इफ देर इज नॉट इनफ मेटल टू फिल द मोल्ड ऑफ द कास्टिंग अ श्रिंकेज कैविटी विल फॉर्म। तो इनफ मोल्टन मेटल नहीं है, जो आपका कास्टिंग का मोल्ड कैविटी आपको फिल करना है, इसके लिए इनफ मोल्टन मेटल नहीं है, तो श्रिंकेज कैविटी डिसकंटिन्यूटी आपको मिल सकता है। श्रिंकेज कैविटी इज ओवरकम बाय एडिंग राइजर एज द मेटल कूल्स एंड श्रिंक, बराबर। तो रीजर वायर का यूज करके आप ये डिसकंटिन्यूटी है उसको ओवरकम या एलिमिनेट कर सकते हो। श्रिंकेज डिफरेंस विजिबल ऑन द outside of the casting can appear depending on the infrastructure of gates, runners and risers supporting the casting, बराबर। तो ये श्रिंकेज का डिफरेंशन जो है वो कहीं पे भी आपको मिल सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका रनर कैसा है, राइजर या गेट का डिजाइन कैसा है। An object suffering from a lot of shrinkage might be fixed by changing the casting design, by tapering walls and smoothing corners, placing additional riser in the pattern, or by changing where the gates emerge, बराबर। तो आपको आपके पार्ट में बहुत सारा श्रिंकेज कैविटी मिल रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये सब सॉल्यूशन दिए हुए हैं कि आप कास्टिंग का डिजाइन चेंज करो या फिर वॉल्स जो है उसको टैपर करो, बराबर, टैपरिंग दी वॉल। कॉर्नर है उसको स्मूथ करो या एडिशनल राइजर है वो आप इंक्रीज करो, मतलब प्लेस एडिशनल राइजर। उसके अलावा गेट्स जो है, बराबर, उसका डिजाइन भी आप चेंज कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग टाइप से आप इसका रेमेडीज है, अलग अलग टाइप से ये श्रिंकेज कैविटी है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए श्रिंकेज कैविटी का फिगर है, यहाँ पे आपने मोल्ड जो है मोल्टन मेटल है यहाँ से पोर किया है, तो यहाँ ऊपर की साइड इतने एरिया में मोल्टन मेटल नहीं पहुंचा है, तो इसको श्रिंकेज कैविटी ऐसा बोलते हैं, बराबर। उसके बाद ब्लो होल एंड पोरोसिटी करके डिसकंटिन्यूटी है। तो
blowhole will occur if mold of the sand casting is too wet। बराबर, तो आपका मोल्ड जो है वो सैंड का बना हुआ है और वो बहुत वेट है, बराबर, तो आपका ब्लो होल आपको मिल सकता है और ये मोस्ट ऑफली सरफेस पे होता है। द सैंड इज मिक्स विथ क्ले एंड प्रेस इनटू प्लेस इन मोस्ट केसेस विथ न्यूमेटिक हैमर। बराबर, तो जब भी आपका सैंड है वो बहुत वेट होता है तो वो टाइम पे वो न्यूमेटिक हैमर की तरह काम करता है। बराबर, और ये आपका जो पार्ट है उसमें प्लेस मतलब सरफेस के ऊपर प्लेस हो जाता है, प्रेस हो जाता है। बराबर, तो उसका बबल जैसा इंडिकेशन आपको सरफेस के ऊपर मिलता है। फॉर द मोल्ड टू होल्ड इट शेप वाटर इज एडेड टू द सैंड एंड क्ले। बराबर, जब भी आप मोल्ड बनाते हो तो उसको शेप देने के लिए आप उसमें पानी ऐड करते हो। बराबर, और उसके अलावा क्ले मतलब कि मिट्टी भी ऐड करते हो। इन अ प्रॉपरली फॉर्म मोल्ड द वाटर टर्न्स टू स्टीम व्हेन द मोल्टन मेटल इज पोर्ड। बराबर, तो अगर आपने अच्छे से मोल्ड बनाया हुआ है तो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। द स्टीम एस्केप थ्रू द सैंड एंड डज नॉट अफेक्ट द शेप ऑफ द कास्टिंग। बराबर, तो अगर आपने अच्छे से मोल्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो वाटर का जो स्टीम बना हुआ होता है वो ऑलरेडी उसमें से एस्केप हो गया हुआ होता है। बराबर, जब भी आप मोल्ड को कास्टिंग में यूज लेते हो तो उससे पहले आपका मोल्ड जो है वो स्टीम जो है वो ऑलरेडी एस्केप हो गया हुआ होता है, तो उसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इफ द मोल्ड इज टू वेट द एस्केपिंग स्टीम blows small hole in the casting result in a blowhole। तो अगर आपका मोल्ड जो है वो बहुत वेट है, बराबर, मतलब कि उसमें से स्टीम जो है वो एस्केप नहीं हुआ है, तो वो टाइम पे ब्लो होल का इंडिकेशन आपको मिल सकता है। उसके अलावा दूसरा पोरोसिटी करके डिसकंटिन्यूटी है। तो पोरोसिटी इज कॉज्ड बाय गैसेस दैट become trap in the metal as it solidifies। बराबर, तो ये गैसेस की वजह से आता है पोरोसिटी, और ये जो है आपका मेटल जब भी सॉलिडिफाई होता है तो उसमें ट्रैप हो जाता है। मतलब ये इंडिकेशन आपको सब सरफेस भी मिल सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस blowhole is due to excessive water in the mold and porosity is due to gas entrapment। बराबर, तो ये दोनों का ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ये दोनों एकदम अलग अलग है। ब्लो होल जो है वो आपका एक्सेसिव वाटर की वजह से आता है और पोरोसिटी जो है वो आपका गैस एंट्रपमेंट की वजह से आता है। बोथ ब्लो होल एंड पोरोसिटी लीव्स स्मॉल होल्स इन द कास्टिंग एंड कैन बी फाउंड इन द सेम पीस ऑफ मेटल। बराबर, तो ये दोनों का शेप भी सेम रहता है और ये दोनों जो है वो राउंड शेप में रहते हैं और कास्टिंग में कहीं भी हो सकते हैं। गैस पोरोसिटी टेंड्स टू लीव रेगुलर बबल शेप पिन होल नियर द टॉप ऑफ द मोल्ड। बराबर, तो ये बबल शेप के इंडिकेशन आपको मिलेंगे और पिन होल जैसे भी हो सकते हैं। और टॉप ऑफ द मोल्ड मतलब जहाँ पे भी आपका मोल्ड जो है उसका टॉप सेक्शन है वहां पे आपको ये इंडिकेशन मिल सकते हैं। तो ब्लो होल और पोरोसिटी का फिगर भी देख लेते हैं। देखिए, ये आपका ब्लो होल का डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, यहाँ पे भी ब्लो होल है। बराबर, तो इस टाइप से आपको ब्लो होल का डिसकंटिन्यूटी मिल सकता है। उसके बाद अनफ्यूज चैपलेट करके डिसकंटिन्यूटी है। तो चैपलेट किसको बोलेंगे, आगे मैंने बताया था कि आपका कोर जो है, बराबर, उसको सपोर्ट देने के लिए चैपलेट का यूज किया जाता है। चैपलेट इज थिन मेटालिक सपोर्ट फॉर कोर and is generally melted by and absorbed within the molten metal. If this material fails to melt incompletely,
a circular pattern representing the shape of the chaplet results। बराबर, तो ये आपका चैपलेट है, देखिए बराबर, ये अलग अलग चैपलेट है और ये चैपलेट है उसको यहाँ पे रखा जाता है, ये यहाँ पे है और नीचे है, और ये आपका कोर है पूरा, सॉरी ये कोर है, बीच में जो आप देख सकते हैं ये कोर है। बराबर, तो कोर को सपोर्ट देने के लिए ऊपर और नीचे यहाँ पे आपका चैपलेट लगाया गया है। तो अभी क्या होगा, जब भी मोल्टन मेटल आप यहाँ से पोर करोगे तो ये आपका चैपलेट के कांटेक्ट में आएगा, तो चैपलेट है वो मेल्ट हो जाएगा। बराबर, उसका काम ही यही है कि वो फाइनली मेल्ट हो जाता है। तो अगर वो कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुआ, बराबर फेल हुआ, मेल्ट नहीं हुआ, तो आपको ये इंडिकेशन मिल सकता है, और उसका जो शेप है मतलब कि सर्कुलर शेप है, वैसा ही इंडिकेशन आपको सरफेस पे मिलेगा। बराबर, तो वो आपका अनफ्यूज चैपलेट इंडिकेशन है। बराबर, ये आप चैपलेट देख सकते हो, ये चैपलेट का ऊपर का जो पोर्शन है ये राउंड है, ये राउंड शेप का इंडिकेशन आपको सरफेस पे मिलेगा। तो ये फ्यूज नहीं हुआ है, मतलब कि अनफ्यूज है, इस टाइप का इंडिकेशन आपको सरफेस पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये आपका अनफ्यूज चैपलेट का इंडिकेशन है, और ये देख सकते हैं साइड व्यू है ये, ठीक है। तो साइड में से आप देखोगे तो ये चैपलेट है, यहाँ देख सकते हैं नीचे भी है, और बीच में ये राउंड बार जो है ये आपका कोर है, ठीक है। तो होलो पार्ट का आपको जब भी कास्टिंग करना है तो वो टाइम पे आप इस टाइप से चैपलेट का यूज करते हो। उसके बाद मिश्रण करके इंडिकेशन है, बराबर, जिसको अंडर पोर ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मिश्रण किसको बोलेंगे, मिश्रण रिजल्ट्स ड्यू टू फेलियर ऑफ द मोल्टन मेटल टू फिल द मोल्ड कैविटी। Molten metal solidifies without filling the mold cavity and creating and void, ठीक है। This void is called मिश्रण। बराबर, तो कहीं पे ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आपका मोल्टन मेटल है वो फिल नहीं कर पाया या फिर वहां पे पहुंच ही नहीं पाया, बराबर, तो उसको मिश्रण डिस्कन्टिन्यूटी बोलते हैं। बराबर, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो यहाँ से आपने सपोज मोल्टन मेटल पोर किया है, तो ये जो पोर्शन है लास्ट वाला, यहाँ पे आपका मोल्टन मेटल पहुंच ही नहीं पाया है। बराबर, तो इसको मिश्रण इंडिकेशन बोलेंगे। तो जहाँ पे आपका मोल्टन मेटल मोल्ड कैविटी में पहुंच ही नहीं पाया, उसको मिश्रण इंडिकेशन आप बोलते हैं। तो ये एक टाइप का वॉइड है, ठीक है, मतलब खाली जगह होता है। समटाइम मिश्रण आर कॉज बाय अर्ली फ्रीजिंग ड्यूरिंग द पोर। बराबर, तो जल्दी फ्रीजिंग हो जाता है, कूलिंग है वो फास्ट हो जाता है, तो वो टाइम पे भी आपको मिश्रण इंडिकेशन मिल सकता है। इन मिश्रण सम पार्ट ऑफ द कास्टिंग इज इनकम्प्लीट, यूजुअली विथ अ राउंड एज वेयर द मेटल फ्रोज बिफोर इट रीच द मोल्ड्स वॉल। बराबर, तो ये एक टाइप का राउंड एज टाइप का इंडिकेशन आपको मिलेगा। बराबर, और ये कैसे होता है कि मटेरियल वहां से पहुंचने से पहले ही आपका फ्रोज हो गया, मतलब फ्रीज हो गया है। बराबर, तो आपका कूलिंग रेट है वो फास्ट है, तो वो टाइम पे आपको ये इंडिकेशन मिल सकता है। बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर भी है, तो इसमें देख सकते हैं ये इतना जो पोर्शन है, बराबर, यहाँ पे मटेरियल पहुंचा ही नहीं है, तो ये भी मिश्रण टाइप का इंडिकेशन है। उसके बाद फ्लैश डिफेक्ट करके है, बराबर, तो फ्लैश डिफेक्ट है, इसको फिन या बर्स इंडिकेशन भी बोलते हैं। दैट इज any unwanted and excess material attached to the casting. It is typically a thin sheet of metal that forms at the parting faces. Flash is a waste material that turns into dross after being remelted. बराबर, तो जब भी कास्टिंग में आप देखते हो तो ज्यादा मटेरियल आपका कास्टिंग का जो है वो मटेरियल जो है एक्चुअल पार्ट, उसके अलावा अनवांटेड मटेरियल भी आजू बाजू आपको मिल सकता है, जिसको आप मशीनिंग या ग्राइंडिंग करके रिमूव करते हो।
तो ये अनवांटेड मटेरियल है उसको फ्लैश बोलते हैं, या फिर आप फिन या बर्स भी बोल सकते हो, बराबर। तो मोस्ट ऑफली आपका जो पार्टिंग लाइन है उसके आजू बाजू आपको पार्टिंग फेसिस है उसके आजू बाजू आपको ऐसा मटेरियल मिल सकता है, बराबर। और ये वेस्ट मटेरियल है, बराबर। और अगर आप मटेरियल है उसका वेस्ट मटेरियल का रीमेल्टिंग करते हो तो वो ड्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्लैग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका यहाँ पे फ्लैश मटेरियल है, ठीक है। एक्चुअल पार्ट जो है वो आपका इतना है, ठीक है। और ये आपका फ्लैश मटेरियल है, यहाँ पे भी फ्लैश मटेरियल है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर का आपका फ्लैश मटेरियल है, बराबर। तो ऐसे ये वेस्ट मटेरियल होता है, ये आपको ग्राइंडिंग या मशीनिंग करके ये निकालना पड़ता है। उसके बाद wrapping डिफेक्ट है, ठीक है। wrapping is unwanted casting deformity that can occur over time which results in a change in the dimension of the final product. It can happen during or after solidification. Wrapping is typically result of different rate of solidification of different section, बराबर। तो आपका जो भी कास्टिंग का पार्ट है उसमें अलग अलग सेक्शन रहते हैं, तो सबका सॉलिडिफिकेशन का रेट अलग अलग होता है, तो उसके कारण ये रैपिंग डिफेक्ट आपको मिल सकता है। रैपिंग में क्या होता है, जैसे कि ये आपका पार्ट है एक्चुअल, बराबर, ऐसा करके पार्ट है, तो ये इसका सॉलिडिफिकेशन अलग होगा और इसका अलग होगा, ठीक है। तो जब भी आप लास्ट में देखोगे तो इसका सॉलिडिफिकेशन रेट के कारण ये जो पार्ट है ना वो रैप हो जाएगा, तो रैप होने के कारण ये ऐसा दिखेगा। देखिए ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, बराबर। मैं फिर से यहाँ पे फिगर बता देता हूँ। रैपिंग होने के कारण आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप का दिख सकता है, बराबर। मतलब कि ये आपका ये बैंड हो गया है, इसको रैपिंग भी बोल सकते हैं, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है यहाँ से ऐसे नीचे चला गया, बराबर। तो इस टाइप से आपको रैपिंग डिफेक्ट मिल सकता है। ये एक टाइप का डिफॉर्मिटी है, बराबर, मतलब पार्ट में आपका डिफॉर्मेशन हो गया है और कुछ टाइम के बाद ये आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका सॉलिडिफिकेशन होगा तो उसमें टाइम लगेगा, तो वो टाइम के बाद फाइनल प्रोडक्ट जो है उसमें आप ये डिफेक्ट देख सकते हो। Which causes trace in the adjoining walls. Large and flat section are more prone to wrapping. तो कास्टिंग का पार्ट है उसका साइज बड़ा है, लार्ज सेक्शन है और फ्लैट सेक्शन है, तो वो टाइम पे ये डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हार्ड एंड हॉट स्पॉट करके डिफेक्ट है, तो हार्ड और हॉट स्पॉट आर harder than the surrounding area. This is because they cooled more quickly than the surrounding material, बराबर। तो अगर आपका कूलिंग रेट है वो ज्यादा होगा कास्टिंग में, तो वो टाइम पे ये डिफेक्ट आ सकता है। तो ये जो डिफेक्ट है वहां पे आपका पार्ट है वो हार्ड हो जाता है, हार्ड एरिया हो जाता है, इसको हॉट स्पॉट भी आप बोल सकते हो। हार्ड स्पॉट कैन इंटरफियर विथ मशीनिंग एंड इंक्रीज टूल वियर, बराबर। तो इस टाइप का जो स्पॉट है उससे क्या होगा, आप जब पार्ट में मशीनिंग करते हो तो वो टाइम पे टूल वियर है वो ज्यादा होगा, बराबर। मतलब कि मशीनिंग है वो करने में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, टूल वियर है ज्यादा हो सकता है, या टूल है वो डैमेज भी आपका हो सकता है। हॉट स्पॉट आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर कूलिंग प्रैक्टिसेस, बराबर। तो कूलिंग प्रैक्टिस है वो इम्प्रॉपर हुआ है, फास्ट कूलिंग हुआ है, क्विक कूलिंग हुआ है, तो वो टाइम पे आपको हार्ड स्पॉट का डिस्कंटिन्यूटी मिल सकता है। यहाँ पे आप देखिए ये आपका पार्ट है, तो इसमें ये आपका हार्ड स्पॉट है, यहाँ पे भी आप ऊपर देख सकते हैं ये क्रॉस सेक्शन है, ये नीचे भी आपका हार्ड स्पॉट का एरिया है, बराबर। तो इस टाइप से आपको हार्ड स्पॉट का इंडिकेशन मिल सकता है, ठीक है। तो
कास्टिंग का ये मैंने बेसिक टाइप का जो डिसकंटिन्यूटी है इसमें कवर किया हुआ है, और ये टर्मिनोलॉजी भी आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो में कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।